हेलो व्यूअर्स एंड लर्नर्स, गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा खरब होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फिनिशिंग ऑफ फैब्रिक्स यानी कि वस्त्रों की परिसज्जा के बारे में। तो वस्त्रों की परिसज्जा जो है, सबसे पहले हम देखें कि परिसज्जा का मतलब क्या है। हमारे पास जो वस्त्र बन के आते हैं बुनाई के बाद, पहले हम धागे को उसकी कताई करते हैं। धागे की कताई के बाद उससे हमारे पास जो तंतु धागे जब हम किसी भी तंतु को काटते हैं तो उससे हमारे पास धागा बनता है और धागे की बुनाई के बाद हम उससे वस्त्र बनाते हैं। वस्त्र बनाने के बाद हम उस पर बहुत सारी प्रक्रियाएं करते हैं ताकि वो वस्त्र सुंदर लगे, ताकि वो वस्त्र अट्रैक्टिव हो लगे और उसके जो दोष हैं वो दूर हो सके, वो छूने में, फील करने में, टच करने में अच्छा लगे और उसकी उपयोगिता भी ज़्यादा हो। तो इन प्रक्रियाओं को ही हम फिनिशिंग कहते हैं। तो एक्चुअल फिनिशिंग क्या है? वेरियस प्रोसेसेस अप्लाइड ऑन फैब्रिक्स yarn to enhance the appearance, texture and utility of fabrics। जो वस्त्र बनकर आते हैं उन्हें ग्रे गुड्स कहा जाता है। अब ग्रे गुड्स का मतलब ये नहीं है कि वो वस्त्र ग्रे कलर के होते हैं। ग्रे गुड्स यानी कि भद्दे वस्त्र, वो देखने में अट्रैक्टिव नहीं लगते और अगर हम उनको उसी रूप में बेचें तो उनकी कीमत भी मार्केट में कम मिलती है। तो उन वस्त्रों के ऊपर फिनिशिंग की जाती है और तब जाकर वो वस्त्र बाज़ार में बेचने लायक होते हैं और वो ज़्यादा अट्रैक्टिव बनते हैं। तो इसलिए हमें फिनिशिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिनिशिंग, यानी कि परिसज्जा के उद्देश्य क्या हैं, क्यों कर रहे हैं हम परिसज्जा। तो आजकल जितनी भी वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स हमें बाज़ार में मिलते हैं या रोज़ नए नए तरह के जो वस्त्र हमें देखने को मिलते हैं, वो इसीलिए क्योंकि उनके ऊपर अलग अलग तरह की परिसज्जाएं दी जाती हैं। अदरवाइज़ काफ़ी फैब्रिक्स एक जैसे कॉमन दिखते। तो परिसज्जा हम क्यों करते हैं? तो सबसे पहला उद्देश्य तो हम देखेंगे वस्त्रों का आकर्षण बढ़ाना। वस्त्रों का आकर्षण बढ़ाना, क्योंकि जब वस्त्र बनकर आते हैं तो वो बहुत ही मटमैले से होते हैं। उनके ऊपर कहीं पर जंग के निशान, कहीं पर कलर या धब्बे लगे होते हैं, स्टेन्स लगे होते हैं और उनमें बुनाई में कहीं पर छेद हो जाते हैं, तो वो देखने में अट्रैक्टिव नहीं लगते। सलवटें गिरी होती हैं या उनके ऊपर मशीनों के निशान लगे होते हैं, तो उनको सुंदर और अट्रैक्टिव बनाने के लिए और ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए ज़रूरी है कि उन पर परिसज्जा दी जाए। अब ये परिसज्जा जो है वो वस्त्रों के दाग धब्बे दूर करती है, उनकी सतह को साफ़ करती है। सतह को साफ़ कैसे करती है कि वस्त्रों की सतह के ऊपर जो गांठें पड़ गई, जो रेशे निकल आए, उनको काटकर, छीलकर उसकी सतह को साफ़ किया जाता है। कई जगह पर वस्त्रों में जो दोष आ जाते हैं या खाली जगह आ जाती है, उनको भरने के लिए भी नैपिंग की जाती है। नैपिंग का मतलब है रोयों को उठा देना, ताकि वो जो उसकी सरफेस है वो भरी जा सके। या फिर वस्त्रों की चमक बढ़ाने के लिए भी हम ये परिसज्जाएं देते हैं, ताकि उनको सफ़ेद किया जा सके, धोकर उनको सफ़ेद बनाया जा सके, उनके दाग धब्बों को दूर किया जा सके। तो पहला उद्देश्य यही है, वस्त्रों का आकर्षण बढ़ाना। अब हम देखें सेकंड उद्देश्य जो है वो है वस्त्रों में विभिन्नता लाना। अगर परिसज्जाएं न होती तो हमारे पास वस्त्र एक समान हमें नज़र आते, लेकिन परिसज्जाओं के कारण वो अलग अलग दिखते हैं। उनमें बहुत सारी वैरायटी पैदा की जा सकती है। जैसे अगर डाइंग की परिसज्जा ना हो, रंगाई की परिसज्जा ना हो, तो सभी वस्त्र हमें सफ़ेद नजर आएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि कितनी अलग अलग शेड्स और कितने अलग अलग रंगों में हमें वस्त्र देखने को मिलते हैं। तो ये सब किसके कारण पॉसिबल है? ये डाइंग की प्रक्रिया के कारण पॉसिबल है। रंगाई अथवा
डाइंग जो परिसज्जा है उसके कारण वस्त्र अलग अलग रंग और शेड्स में हमें नज़र आते हैं। फिर वस्त्रों की ऊपरी सतह पर डिज़ाइन के अनुसार छपाई की जाती है, यानी कि किसी खास जगह पर रंग लगाया जाता है जिससे वो सुंदर नमूने उसकी सतह पर बन जाते हैं और वो सुंदर दिखाई देते हैं। जो हमारे सिल्क फैब्रिक्स होते हैं उनमें बहुत सुंदर छपाई की जाती है। तो प्रिंटिंग, इससे भी वस्त्रों में विभिन्नता लाई जाती है। फिर हम देखें वीविंग, बहुत वैरायटी है बुनाई में भी। कई तरह की बुनाई के द्वारा धागे को और वस्त्र को अलग तरह का एक लुक दिया जाता है और वो वस्त्र छूने में, देखने में बिल्कुल अलग तरह का दिखाई देता है। तो वस्त्रों में वैरायटी लाने के लिए भी हम ये परिसज्जा देते हैं। और क्या उद्देश्य है इस परिसज्जा का? तीसरा उद्देश्य हम देखें तो वो है वस्त्रों की उपयोगिता को बढ़ाना, यानी कि हमारे जो कपड़े हैं वो और ज़्यादा यूज़फुल लगें और हम उनकी उपयोगिता को बढ़ा सकें। जैसे कि कुछ कपड़े वाटरप्रूफ होते हैं, वाटरप्रूफ फिनिश, वो जल अभेद या जल अवरोधक परिसज्जा हम इसे कहते हैं। इससे वो कपड़े जल्दी गीले नहीं होते और पानी से हमें बचाते हैं। इसी तरह से अग्नि विरोधी परिसज्जा है, फायर प्रूफ फिनिश है। ऐसे वस्त्र भी आग को देर से पकड़ेंगे या अगर आग लग भी जाती है तो उसको फैलने नहीं देंगे। तो ऐसे वस्त्र हमें आग से बचाते हैं, अग्नि विरोधी होते हैं। फिर क्रीज रेजिस्टेंट फिनिश। अब ये क्रीज रेजिस्टेंट फिनिश क्या है? सलवट विरोधी परिसज्जा, यानी कि वस्त्रों में पहनने के बाद जो उनकी सतह पर सलवटें पड़ जाती हैं, रिंकल्स पड़ जाते हैं और देखने में भद्दे लगते हैं। और आपको पता है कि कॉटन के कपड़े हमें बार बार आयनिंग उनकी प्रेस करनी पड़ती है ताकि वो उनकी सतह चिकनी दिखाई दे और उसके ऊपर सलवटें ना पड़े। तो इससे बचने के लिए पहले ही अगर वस्त्रों पर सलवट विरोधी परिसज्जा या क्रीज रेजिस्टेंट फिनिश दी गई है तो उनके ऊपर सलवटें कम पड़ेंगी और वो अपने पुराने आकार में ही रह जाते हैं। तो इसलिए भी हम वस्त्रों की उपयोगिता इन परिसज्जाओं के द्वारा बढ़ा सकते हैं। और अगला फिर हम देखते हैं कि वस्त्रों को भारी बनाना या कड़ा करना। अब कुछ वस्त्र पहनने में बहुत ही ढीले ढाले, लुझे से, बेजान से लगते हैं, लेकिन जब हम उनको स्टार्चिंग उनकी कर देते हैं या साइजिंग उनकी कर देते हैं तो उनके अंदर एक स्टिफनेस आ जाती है, कड़ापन आ जाता है और उनका वेट बढ़ जाता है। जैसे कि रेशम का वजनीकरण किया जाता है। तो वस्त्रों को भारी बनाने से क्या उद्देश्य है कि जब हम वस्त्रों को भारी बनाएंगे तो उनकी ड्रेप अच्छी तरह से रहेगी, ड्रेपेबिलिटी बढ़ती है और वो पहनने में सुंदर दिखाई देते हैं। दूसरा जो रेशम है, रेशम बहुत ही महंगा तंतु है और बहुत ही हल्का तंतु है। तो इसको और रेशम ये बिकता भी अपने भार के कारण है, अपने वेट के कारण है। तो अगर हल्का रेशम होगा तो बहुत महंगा भी पड़ेगा। उसकी कीमत को कम करने के लिए हम उसके भार को थोड़ा बढ़ाते हैं। तो वो कैसे बढ़ाया जाता है? जिस रेशम के भार को बढ़ाने के लिए इसमें धातुएं इंसर्ट कर दी जाती हैं, मेटल्स जैसे कि टिन और आयरन, ये उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर देते हैं या ये धातुएं उसके अंदर डाल देते हैं। पहले ऐसा करते थे लेकिन उससे कई बारी वस्त्र फट जाते थे, तो ये अच्छी प्रक्रिया नहीं मानी जाती थी। इसके स्थान पर अब रेशम को भारी बनाने के लिए, उसका वज़न बढ़ाने के लिए हम इनसॉल्युबल सॉल्ट्स का, अघुलनशील जो लवण हैं उनका प्रयोग करते हैं। इससे कपड़े फटते नहीं हैं और उनका वज़न बढ़ जाता है। तो ये एक और उद्देश्य है परिसज्जा का कि परिसज्जा के द्वारा हम वस्त्रों को भारी और कड़ा बना सकते हैं। अब अगला उद्देश्य क्या है? अनुकरणीय वस्त्र बनाना। अनुकरणीय का मतलब होता है नकल, यानी कि एक वस्त्र की नकल करके दूसरे वस्त्र को बनाना। जैसे किसी वस्त्र में कोई दोष है या कोई कमियां हैं तो उसके अंदर दूसरे वस्त्र के गुण डाल देना, इसको हम कहते हैं इमिटेशन फैब्रिक्स या अनुकरणीय वस्त्र। तो ये हम परिसज्जा के द्वारा कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हमने मर्सराइज्ड
कॉटन फैब्रिक्स में कोई शाइनिंग नहीं होती, कोई चमक नहीं होती, कोई चिकनापन नहीं होता, लेकिन नॉर्मल कॉटन में। लेकिन अगर हम उसको मर्सराइज कर लेते हैं तो वो कॉटन फैब्रिक वो रेशम के समान दिखाई देता है और उसमें चमक और चिकनापन बढ़ जाता है। तो इससे हम एक कॉटन फैब्रिक को रेशम के समान देखने में बना रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे अनुकरणीय वस्त्र बनाना। इसी तरह से नैपिंग एक और एग्जांपल है, ऐसी फिनिश है जिसमें कॉटन के अंदर रोएं को उठा देते हैं। सूती वस्त्रों की सतह पर रोएं उठा दिए जाते हैं, जिससे वो कपड़ा देखने में ऊन के समान सॉफ्ट हो जाता है और वो देखने में ऊनी वस्त्र के समान लगता है। तो ये विभिन्न उद्देश्य हैं परिसज्जा के, कि परिसज्जा के द्वारा हम वस्त्रों को सुंदर बना रहे हैं, उनके दोष दूर कर रहे हैं, उनको साफ और सफ़ेद बना रहे हैं, उनको रंग रहे हैं, उनके अंदर नए गुण पैदा किए जा रहे हैं, वस्त्रों में वैरायटी पैदा की जा रही है, वस्त्रों की यूटिलिटी को बढ़ाया जा रहा है। तो ये सारे उद्देश्य हैं परिसज्जा के। अब नेक्स्ट हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिनिशेस, यानी कि फिनिशेस को कैसे क्लासिफाई किया जाए। तो इसमें पहला मेथड है अवधि के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेबिलिटी। हम फिनिशेस को 3 भागों में बांट सकते हैं, टेम्पररी, सेमी परमानेंट और परमानेंट फिनिश, अस्थाई, अर्धस्थाई और स्थाई परिसज्जा। कई बार आप देखते हैं कि जब कपड़े को खरीद के लाते हैं तो बहुत कड़क होता है, लेकिन कुछ समय बाद ही वो ढीला होना शुरू हो जाता है, उसकी स्टार्च निकल जाती है, उसकी मांड निकल जाती है। इसका मतलब वो फिनिश जो है वो टेम्पररी उसमें दी गई थी। इसी तरह से कुछ फिनिशेस ऐसी होती हैं जो कि कपड़ा फट जाता है, लेकिन यूं कि यूं उसके अंदर वो प्लीट्स या वो क्रीज या वो डिज़ाइन बना रहता है, इसका मतलब वो फिनिश उसके अंदर परमानेंट थी। तो कौन सी फिनिश वस्त्र के अंदर कितनी देर टिकेगी, इस आधार पर हम वस्त्रों की परिसज्जा को 3 भागों में बांटते हैं, या तो अस्थाई परिसज्जा है, या वो अर्धस्थाई परिसज्जा है, या वो स्थाई परिसज्जा है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि और परिसज्जाओं को कैसे बांट सकते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन विधि के अनुसार, यानी कि प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग। तो इस आधार पर हम परिसज्जा को 2 भागों में बांटते हैं, या तो वो मैकेनिकल फिनिश हो सकती है या वो केमिकल फिनिश हो सकती है। मैकेनिकल फिनिश यानी कि यांत्रिक परिसज्जा, और केमिकल फिनिश यानी कि रासायनिक परिसज्जा। यांत्रिक परिसज्जा का मतलब है कि जब हम परिसज्जा या फिनिशिंग करते समय हम कोई टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, किसी इक्विपमेंट को यूज़ करते हैं, किसी मशीनरी को यूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें रोलर्स यूज़ कर रहे हैं, या हुक्स यूज़ कर रहे हैं, या कोई ड्रम यूज़ कर रहे हैं, तो ये कहलाती है यांत्रिक परिसज्जा। इसके एग्जाम्पल हैं सैनिटाइजिंग, कैलेंडरिंग और नैपिंग, ये यांत्रिक परिसज्जाएं हैं। अब दूसरी हम लें रासायनिक परिसज्जा। इसमें हम अलग अलग तरह के केमिकल्स यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मर्सराइजिंग, ब्लीचिंग एंड स्टार्चिंग। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है उपयोगिता के अनुसार, उपयोगिता के आधार पर, अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी। जैसे कुछ परिसज्जाएं सिर्फ सामान्य परिसज्जाएं कहलाती हैं, जो कि सभी वस्त्रों पर दी जाती हैं। जैसे स्टार्टिंग में जब वस्त्र बनकर आता है तो उसको हम धोते हैं, साफ़ करते हैं, ब्लीच करते हैं, फिर उसके ऊपर आयनिंग की जाती है यानी कि कैलेंडरिंग की जाती है, फिर उसको अलग अलग कलर्स में डाई किया जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैलेंडरिंग है या ब्लीचिंग है या डाइंग है, ये जनरल फिनिशेस हैं। अब हम कुछ स्पेशल फिनिशेस पे आ जाते हैं जो कि वस्त्र की उपयोगिता को बढ़ाती हैं। जैसे पीछे भी अभी हमने देखा वाटरप्रूफ यानी कि जल अभेद परिसज्जा, एंटी बैक्टीरियल फिनिश यानी कि जीवाणु विरोधी परिसज्जा, फायर प्रूफ फिनिश यानी कि अग्नि विरोधी परिसज्जा। तो ऐसे वस्त्र जो हमें आग से बचाते हैं, या जो हमें पानी से बचाते हैं, या जो हमें बैक्टीरिया से बचाते हैं,
या वो वस्त्र जो कि सिकुड़ेंगे नहीं, या ऐसे वस्त्र जो सलवट उनके ऊपर नहीं पड़ेगी, तो उनके ऊपर कुछ विशेष तरह की परिसज्जाएँ दी जाती हैं। इनको हम कहते हैं विशेष कार्यात्मक परिसज्जाएँ। तो ये वर्गीकरण हम इस तरह से कर सकते हैं 3 आधार पर। पहला हमने देखा अवधि के आधार पर, दूसरा हमने देखा प्रोसेस किस तरह से किया था, विधि के आधार पर उसको बांटा था, और तीसरा उसकी उपयोगिता क्या थी। अब हम कुछ फिनिशेस के बारे में देखते हैं कि ये फिनिशेस कैसे की जाती हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कैलेंडरिंग परिसज्जा, कैलेंडरिंग फिनिश। ये परिसज्जा लगभग सभी वस्त्रों पर की जाती है, बेसिक फिनिशिंग है, और ये फिनिशिंग जस्ट लाइक आयनिंग ऑफ फैब्रिक्स है, यानी कि घर में हम जैसे कपड़ों को धोकर फिर उसके ऊपर आयनिंग या प्रेस करते हैं, उसी तरह से फैक्ट्रीज़ में भी कपड़ा बनने के बाद उसके ऊपर कैलेंडरिंग की जाती है ताकि उसकी सलवटों को दूर किया जा सके, ताकि उसे स्मूथ सरफेस किया जा सके। तो ये कैलेंडरिंग जो है ये आयनिंग की तरह दिखाई देती है। इससे होता क्या है, इससे वस्त्र चिकना और चमकदार बनता है, उसके रिंकल्स दूर होते हैं। और ये परिसज्जा जो है कैलेंडरिंग, ये यांत्रिक परिसज्जा है। इसमें हम सिलेंडर्स का इस्तेमाल करते हैं, रोलर्स का इस्तेमाल करते हैं, और 7 रोलर्स लिए जाते हैं। कम से कम 2 रोलर भी ले सकते हैं, और मैक्सिमम 7 रोलर्स ले जाते हैं। इन 7 रोलर्स में से 4 स्टील के भारी रोलर्स होते हैं, और 3 कॉर्न हस्क के बने हुए हल्के रोलर्स होते हैं। कॉर्न हस्क ये जस्ट लाइक कॉटन बॉल की तरह दिखाई देता है और हल्का होता है, जिसके ऊपर हम अपने कपड़े को लपेट लेते हैं। और जो स्टील के भारी रोलर्स हैं, इनको गर्म किया जाता है काफ़ी हाई टेम्परेचर पर, फिर इनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है, 40 to 60 टन प्रेशर डाला जाता है इन रोलर्स के ऊपर, और इन गर्म रोलर से फिर कपड़े को गुजारा जाता है ताकि उसके रिंकल्स दूर हो सके। और लगभग ये प्रक्रिया 1 मिनट में 135 मीटर कपड़े को आयन करती है। तो 135 मीटर ऑफ क्लॉथ इज़ कैलेंडर्ड पर मिनट। नेक्स्ट परिसज्जा हम देखें मर्सराइजिंग। अब ये मर्सराइजिंग क्या है? मर्सराइजिंग एक केमिकल फिनिश है। मैक्सिमम ये जो फिनिश है, केमिकल फिनिश है, ये अधिकतर हमारे कॉटन क्लोथ्स पर की जाती है, यानी कि वेजिटेबल फाइबर्स पर ही की जाती है, ताकि जो कॉटन है उसको चिकना बनाया जा सके, उसकी सतह को समतल बनाया जा सके। और ये एक केमिकल फिनिश है, इसलिए हम इसमें यूज़ करते हैं कॉस्टिक सोडा का। कॉस्टिक सोडा 15 से 20% कॉस्टिक सोडा का घोल लिया जाता है, और इस सॉल्यूशन को कपड़े के अंदर डाला जाता है। ये परिसज्जा करने के लिए अलग से वुडन फ्रेम्स बने होते हैं। इन फ्रेम्स के ऊपर कपड़े को खींचकर कसकर बांध दिया जाता है, और नीचे बड़े टब्स में कॉस्टिक सोडे का घोल लिया जाता है। तो इस घोल में उसे डुबोया जाता है 2-3 दिन तक, फिर उसे पानी से निकालकर और साफ़ किया जाता है। तो इससे होगा क्या? कॉस्टिक सोडे से धोने से, या इसमें काफ़ी देर तक जब कॉटन फाइबर डूबा रहेगा तो वो फूलता है। कॉटन फाइबर फूलेगा और उसकी शेप बदल जाती है, और जिससे क्या है कि वस्त्र चिकना बनता है। वस्त्र में तंतु जो दूर दूर थे वो पास आ जाते हैं, और हमारी सतह बिल्कुल सटी हुई होती है, एक जैसी होती है, तो चिकनी सतह बन जाती है। इससे फ़ायदा क्या है? मर्सराइजिंग के बेनिफिट्स क्या हैं? मर्सराइजिंग करने से हमारे सूती वस्त्र देखने में रेशम के समान दिखाई देंगे, चिकने और चमकदार हो जाते हैं। प्लस उनकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है, बाई 20% उनकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है, मजबूती बढ़ती है, और ऐसे वस्त्रों को डाई करना भी इजी हो जाता है। अब नेक्स्ट हम देखें इसमें सैनफ्राइजिंग, यानी कि प्री श्रिंक फिनिश। सैनफ्राइजिंग को प्री श्रिंक फिनिश भी कहा जाता है, यानी कि संकुचन विरोधी परिसज्जा। ऐसे वस्त्र जो धोने के बाद ना सिकुड़ें,
उसे हम कहते हैं सनफ्राइजिंग। सनफ्राइजिंग ये एक मैकेनिकल फिनिश है और ये अधिकतर कॉटन फैब्रिक्स के ऊपर की जाती है। अब सनफ्राइजिंग करने के लिए हम एक सिलेंडर लेते हैं और जिसे कि भाप में गर्म किया जाता है, स्टीम में गर्म किया जाता है, और दूसरे रोलर के ऊपर कपड़े को लपेटा जाता है। उस कंबल की तह होती है, उसके ऊपर कपड़े को लपेटा जाता है और कपड़े को गीला करके फिर उसे रोलर्स के अंदर से निकाला जाता है, तो जिससे वो अपने पुरानी शेप में आ जाता है और उसके ऊपर वो धोने के बाद नहीं सिकुड़ता। तो अगर हम देखें कि सूती वस्त्र सिकुड़ते क्यों हैं, पहले तो हम ये देखें कि सूती वस्त्र सिकुड़ते क्यों हैं। कॉटन फाइबर में सिकुड़ने का गुण नहीं पाया जाता, संकुचन का गुण नहीं पाया जाता, लेकिन जब हम कपड़ों को बुनते हैं, उनकी कताई करते हैं या उसके ऊपर कोई और फिनिशिंग करते हैं, तो कपड़े को बहुत ज़्यादा खींच कर फिक्स किया जाता है रोलर्स के अंदर या मशीन्स के अंदर, जिससे उसका साइज़ थोड़ा बढ़ जाता है, और जब घर में लाके हम ऐसे वस्त्रों को धोते हैं तो वो अपने पुराने साइज़ में आ जाता है और हमें लगता है कि वस्त्र सिकुड़ गया। तो इससे बचाव के लिए पहले ही अगर हम उसको सनफ्राइज़ कर लें तो घर में कपड़े धोने के बाद फिर वो वस्त्र नहीं सिकुड़ते। ये बेनिफिट होता है सनफ्राइजिंग का, और अधिकतर ये कॉटन फैब्रिक्स पर ही की जाती है। अब नेक्स्ट फिनिशिंग, स्पेशल फिनिश, इसमें हम लास्ट देखते हैं साइजिंग। साइजिंग यानी कि मांड लगाना। जो हमारे कपड़े ढीले ढाले लगते हैं उनको थोड़ा भारी बनाने के लिए, उनको थोड़ा कड़ा करने के लिए उनके ऊपर ये मांड या स्टार्च लगाई जाती है। जैसे घर में हम कपड़ों के ऊपर स्टार्च लगाते हैं धोने के बाद, जस्ट लाइक दैट हम कपड़ों के ऊपर साइजिंग करते हैं। साइजिंग ये एक केमिकल फिनिश है और इसमें बहुत सारे केमिकल्स ले जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने चाइना क्ले यूज़ करनी है, या मैग्नीशियम क्लोराइड यूज़ करना है, या मैग्नीशियम सल्फेट यूज़ करना है, या कोई कमर्शियल स्टार्च यूज़ करनी है, तो इस तरह से हम, और जिंक क्लोराइड इसमें यूज़ करते हैं ताकि स्टार्च लगे हुए वस्त्रों को कीड़ा ना लगे। उससे बचाव के लिए हम इस मांड में जिंक क्लोराइड भी ऐड कर देते हैं। तो मांड लगाने से फ़ायदा क्या होगा कि हमारा फैब्रिक स्टिफ हो जाएगा, देखने में सुंदर लगेगा, चिकना लगेगा और कड़ा लगेगा। और मांड से क्या होता है कि कपड़े के दोषों को भी दूर करते हैं, जहाँ से भी बुनाई ढीली रह गई है या छेद रह गए हैं उनको भरने के लिए, सरफेस को भरने के लिए भी हम मांड लगाते हैं। और ऐसे वस्त्र, ऑर्गेंडी वस्त्र आपने देखे होंगे, कैमरिक में भी होते हैं, या जो मॉस्किटो नेटिंग है, मच्छरदानी के वस्त्र, वो उनमें भी मांड लगाई जाती है। तो नेक्स्ट फिनिश अब हम इसमें देखते हैं साइजिंग के बाद लास्ट, सलवट अवरोधी परिसज्जा। सलवट विरोधी परिसज्जा यानी कि क्रीज रेजिस्टेंट फिनिश। इससे क्या होगा कि वस्त्र के ऊपर सलवटें नहीं पड़ेंगी और हम उनको इजीली मेंटेन कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा कि बार बार हमें प्रेस करने की ज़रूरत पड़ती है और कुछ ही देर बाद कपड़े को पहनने के बाद उठते या बैठते समय वस्त्र का आकार बदल जाता है, उसमें तंतु अपनी स्थिति बदल लेते हैं और जिससे वस्त्र के ऊपर सलवटें गिरती हैं। तो इससे बचाव के लिए और कुछ परमानेंट प्लीट्स डालने के लिए भी हम इस परिसज्जा का इस्तेमाल करते हैं। ये एक केमिकल फिनिश है, इसमें हम फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए कई बार इसे रेजिन फिनिश भी कहा जाता है। और इसमें हम फॉर्मेल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं या फिर फिनाइल फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं। ये केमिकल्स, इनका सॉल्यूशन बनाकर और इसको वस्त्र के अंदर कोट किया जाता है, जिससे तंतु के जो फाइबर्स के जो अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, फाइबर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो अपनी स्थिति पर बने रहते हैं और उठते बैठते समय या सोते समय ये जो तंतु हैं ये अपनी स्थिति नहीं बदलते, फिक्स हो जाते हैं, जिससे इसके ऊपर सलवटें नहीं गिरती। तो इस तरह से हम कई तरह की परिसज्जाओं का इस्तेमाल करते हैं और अपने वस्त्रों को ज़्यादा सुंदर, आकर्षक और अधिक उपयोगी बनाते हैं। और
कुछ वस्त्रों में हम एंटीबैक्टीरियल फिनिश भी देते हैं ताकि वो जीवाणुओं से भी हमें बचा सकें। सो नेक्स्ट वीडियो में हम और जानकारी हासिल करेंगे, कुछ और डिस्कस करेंगे फिनिशेस को लेकर। थैंक यू।